हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रिकी ऑल राउंड में। दोस्तों, जीएस की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है भारतीय संविधान का राष्ट्रपति यानी कि इंडियन प्रेसिडेंट। देखिए दोस्तों, एग्जाम चाहे जो भी हो, कोई किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में राष्ट्रपति से संबंधित जरूर आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो इसकी एक शानदार ट्रिक मैं लेके आया हूं आपके लिए, और ट्रिक बताने के बाद मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन भी दूंगा जिसको आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ देखिए, आप करंट अफेयर की सीरीज बिल्कुल ना मिस करें। हर संडे आपके लिए वीकली करंट अफेयर की सीरीज मैं देता हूं, तो आप उसको बिल्कुल भी मिस ना करेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ट्रिक बहुत ही शानदार है। सभी अनुच्छेद 52 से लेके 61 तक मैं आपको एक वाक्य में ही बस याद करा दूंगा, तो आप इसको मिस बिल्कुल भी ना करें। और इसकी पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी हो ना, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप से, और सभी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आ गई है हमारी आज की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, जो कि है पकानी चूका 2 या 10 में। देखिए, ये हमारी ट्रिक है, पकानी चूका 2 या 10 में। देखिए, आपको ये नहीं देखना है कि इसका मीनिंग क्या है, ये मैंने आपको हमेशा के लिए याद करने के लिए ट्रिक बनाई है। क्या है? पकानी चूका 2 या 10 में। मान लीजिए कि कोई पकानी नाम का व्यक्ति है, वो चूक गया 2 या 10 में, वो चूक गया, ठीक है ना। 3 से 4 बार बोल देंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, पकानी चूका 2 या 10 में, पकानी चूका 2 या 10 में। अब मैं आपका इसको सिग्निफिकेंट भी बता देता हूं। देखिए, प से अनुच्छेद 52 है, का से अनुच्छेद 53 है, नी से 54 है, चू से 55 है, का से 56 है। यानी कि एक एक लेटर जो इसमें दिया हुआ है उसके संबंधित मैंने एक एक अनुच्छेद यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है ना। सभी राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो 52 से लेके 60 और 61 तक हैं, इनको मैंने रिलेट किया हुआ है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इन सभी लेटर्स का मतलब क्या है, और इनसे जो संबंधित अनुच्छेद हैं उनको भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल हमेशा के लिए आपको लर्न हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारी ट्रिक है पकानी चूका 2 या 10 में। तो देखिए, प से होता है राष्ट्रपति का पद, जो कि अनुच्छेद 52 में आपका वर्णित किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 के तहत ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी कि राष्ट्रपति का पद जो सृजित किया गया है वो अनुच्छेद 52 के तहत किया गया है। तो प से हो गया पद, ठीक है ना। अब देखिए, अगला आता है का, यानी का से कार्यपालिका शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय जो शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 53 में वर्णित हैं। यहाँ पे अनुच्छेद हमारा मिस हो गया है, आप याद करेंगे। अनुच्छेद 53 जो है, इसमें आपके राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्तियां निहित होती हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति की कुछ मुख्य शक्तियां होती हैं, जैसे कि आपको देख रहा होगा, संविधान द्वारा राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति की इन शक्तियों को अधोलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे देखिए, कार्यपालिकीय शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, सैन्य शक्तियां, राजनयिक शक्तियां, तथा 7वीं है आपातकालीन शक्तियां। तो इस वीडियो में आपको डिस्कस करना है कार्यपालिकीय शक्तियां, यानी कि जो अनुच्छेद 53 है उसमें आपको कार्यपालिकीय शक्तियां डिस्कस करना है, ठीक है ना। अनुच्छेद 53 में कौन सी शक्ति का डिस्कशन किया गया है? कार्यपालिकीय शक्तियां। तो आइए हम कार्यपालिकीय शक्ति को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कार्यपालिकीय शक्ति जो होती है राष्ट्रपति की, आप यहाँ से देख सकते हैं, राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ प्राधिकारियों से तात्पर्य केंद्रीय मंत्रिमंडल से है। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ये मैंने ऑथेंटिक बुक से इसका लिया हुआ है स्क्रीनशॉट, तो आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। अनुच्छेद 53 के अनुसार ये चीजें वर्णित हैं, कार्यपालिकीय शक्तियां, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अनुच्छेद 53 का डिस्कशन हो चुका। अगला देखिए क्या है। देखिए, पकानी, अनुच्छेद 53 तो हो गया नी, ठीक है ना। अब नी से क्या है? निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, देखिए अनुच्छेद 54 यहाँ पे है ना, नी से क्या है? निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का एक निर्वाचन होगा, और वह निर्वाचन किस तरह होगा? तो देखिए, राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा, ठीक है ना।
क्या होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा। और 54 में क्या कहा गया है कि 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदन, ध्यान देखेंगे संसद के दोनों ही सदन के सदस्य इसमें होते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब देखिए हाईलाइटेड मुख्य पॉइंट क्या है, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। ध्यातव्य है कि 70वें संविधान संशोधन 1992, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है, ये 70वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, उसके द्वारा ये कहा गया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी संघ शासित राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया है। ये उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों और राज्य विधान परिषद के सदस्यों निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों तथा दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करके बिल्कुल इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हम अनुच्छेद के बारे में मोस्टली डिस्कस करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला है आपका चुनाव रीति, ठीक है ना, पकानी चूका 2010 में। तो अगली आती है हमारी टॉपिक चुनावी रीति, जो कि अनुच्छेद 55 में दी गई है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया है उसको हम डिस्कस करते हैं। जो चुनाव रीति होती है दोस्तों राष्ट्रपति की, वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सिद्धांत, ठीक है ना, इसका भी ध्यान देखेंगे। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सिस्टम इसमें होता है। अब इसमें क्या होता है, कौन सा ये सिस्टम है, तो देखिए ध्यान से, इस सिद्धांत के अनुसार यदि प्रत्याशियों की संख्या एक से अधिक है, यानी कि मान लीजिए कोई राष्ट्रपति का चुनाव होता है और एक से अधिक प्रत्याशी हैं, 2 या 3 हैं, तो प्रत्येक मतदाता उतने मत वरीयता क्रम से देगा जितने के प्रत्याशी हैं। यानी कि कोई व्यक्ति, सिर्फ एक ही व्यक्ति को आप वोट नहीं कर सकता है, किसी एक ही प्रत्याशी को वोट नहीं करेगा, वो तीनों ही व्यक्ति को वोट करेगा, लेकिन जिसकी इच्छा, उसकी प्राथमिकता होगी देने की, उसको पहले नंबर पे वोटिंग करेगा, फिर उसके बाद जिसकी इच्छा होगी उसको वोट करेगा, और तीसरे नंबर पे अपनी वरीयता यानी कि अपने अनुसार वोटिंग करेगा। पहले नंबर पे वो किसको रखना चाहता है, दूसरे नंबर पर किसको रखना चाहता है, और तीसरे नंबर पे किसको रखना चाहता है, ठीक है ना। तो इतना होता है। प्रत्येक मतदाता प्रत्येक प्रत्याशी को अपना मत वरीयता क्रम के अनुसार देता है, ठीक है ना। जो मैंने बताया वही बिल्कुल इसमें डिस्कस किया हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए अगला है आपका कार्यकाल। देखिए कार्यकाल जो है अनुच्छेद 56 के तहत यहाँ पे दिया हुआ है। अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्षों का होगा, और इसे आपातकाल में बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है ना। आपातकाल की स्थिति में से बढ़ाया भी जा सकता है। अगला है आपका 2, यानी 2 से आपका है दोबारा नियुक्ति, ठीक है ना। दोबारा नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 57 में आपका वर्णित किया गया है। इससे भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं अनुच्छेद 57 के तहत। देखिए अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचित, है ना, री इलेक्शन, यानी कि दोबारा उसका चुनाव कब होगा, इसके लिए योग्य है, किंतु वह कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, इस प्रश्न पर संविधान मौन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सब जानते होंगे, अब तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2 बार 1952 तथा 1957 में इस पद पर दोबारा निर्वाचित किया गया है। इसका आप ध्यान रखेंगे। दोबारा जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति की किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो अनुच्छेद 57 के अकॉर्डिंग होती है। इतना बात आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला आता है या, पकानी चूका 2 या से हो गया आपकी योग्यताएं, जो कि अनुच्छेद 58 में वर्णित हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 58 के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति की योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं अनुच्छेद 58 के अकॉर्डिंग। देखिए वह भारत का नागरिक हो, सबसे बड़ी बात जो होती है, सबसे पहला पॉइंट, वह तो भारत का नागरिक होना ही चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। देखिए विधानसभा में, लोकसभा में और राष्ट्रपति में सदस्य चुने जाने के लिए अक्सर ये उम्र पूछ ली जाती है कि कितनी वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो यानी कि राष्ट्रपति बनने हेतु 35 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए प्रत्याशी की। तीसरा है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किंतु ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं है। यानी कि यदि किसी आपके सरकारी पद पर हो, किसी लाभ के पद पर हो, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ अथवा राज्यों के मंत्रियों के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ, यदि कोई व्यक्ति किसी मंत्री पद पे है या कहीं किसी राज्य का राज्यपाल है या उपराज्यपाल है, तो वो निसंकोच राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। इतनी बातें योग्यताओं के रूप में
रखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका दशाएं और शर्तें, ठीक है ना। इसमें आपकी राष्ट्रपति की दशाएं और शर्तें हैं, जो कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, उसको 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, लोकसभा चुने जाने की योग्यता उसमें होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला अंब है श यानी शपथ प्रारूप। पकानी चूका 2010, तो स से है शपथ प्रारूप। देखिए अनुच्छेद 60 में आपका राष्ट्रपति का शपथ प्रारूप दिया गया है, शपथ एवं प्रतिज्ञान जिसे हम कहते हैं, उसमें अनुच्छेद 60 में डिस्कशन किया गया है, जिसको हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं कि अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अधोलिखित रूप में शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। यानी कि इस रूप में उनको उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष लेनी है शपथ। कौन सी लेनी है? श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति के पदीय कर्तव्यों का पालन करूंगा, संविधान के विधि परिरक्षण या प्रिजर्वेशन, संरक्षण और प्रतिरक्षण डिफेंड करूंगा, भारत की जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहूंगा, यानी कि हमेशा लगा रहूंगा। ध्यातव्य है कि जब कोई व्यक्ति, ये नोट करने वाली पॉइंट है, ध्यातव्य है कि जब कोई व्यक्ति या अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा उसके पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो वह भी इस प्रकार शपथ ग्रहण करता है। ये भी आपका ध्यान रखने वाली बात है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया गया है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट आता है आपका 2 या 10 में, न से है आपका महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग द्वारा, वो अनुच्छेद 61 में दी गई है। इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर, यानी कि संविधान का अगर वो लाभ उठाता है, उसकी कमियों का फायदा उठाता है या गलत यूज करता है उसका, तो उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, यानी कि पूर्ण रूप से ये न्यायिक नहीं है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसका आप ध्यान रखेंगे। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि निचली सदन हो या ऊपरी सदन हो, यानी राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इसमें यह प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी चाहिए। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बता दिया जाता है कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलने वाली है, और प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी कि अगर मान लें कि 100 सदस्य अगर किसी सदन में मौजूद हैं तो वहाँ पे 25 सदस्यों का हस्ताक्षर होना, कम से कम 25 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है, तभी आप पारित संविधान में कर सकते हैं राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया। यदि इस आशय का प्रस्ताव उस सदन में जिसमें वह रखा गया है समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। यानी कि अगर प्रस्ताव रखा जाता है तो कम से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा इसको पारित किया जाना आवश्यक है, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है और उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये है राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसको मैंने आपको एक वाक्य में बताया, पकानी चूका 2 या 10 में, ठीक है ना। एक बार और 2 बार बोल लीजिए, पकानी चूका 2 या 10 में, पकानी चूका 2 या 10 में, ठीक है ना। 1 से 2 बार बोल लेंगे, हमेशा याद हो जाएगा। एक एक वर्ड का एक एक मीनिंग है और एक रेगुलर अनुच्छेद है, जिसको आप हमेशा के लिए याद कर लेंगे। आगे देखिए, मैं राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नावली आपके लिए अपलोड करूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, आप हमेशा वीडियो का लाभ उठाते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।